हम्म, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसी को आगे ले जाते हुए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद गॉस लॉ लाया, और फिर गॉस लॉ के काफ़ी एप्लीकेशंस देखे। गॉस लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे हमारा मेन जो मोटो था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना, उसी तरह सेकेंड पार्ट में हमारा मेन मोटो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जितना मीन्स जितना ज़्यादा हो सके क्लियर करना। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है क्या आखिरकार। देन हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल पे फिर काफ़ी सिस्टम्स के पोटेंशियल्स को हम लोग फाइंड करेंगे। इतना उसके बाद फिर ये सब हो जाने के बाद हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस में जाएंगे। देन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। ये कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में काफ़ी टॉपिक अंदर आता है, जैसे पोलराइजेशन, और सबसे लास्ट में आएगा कैपेसिटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ये सब। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट्स का कॉन्सेप्ट को, मीन सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स, थोड़ा अगर रिवाइज किया हम लोग ग्रेविटेशन से, तो ग्रेविटेशन में हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है ना, mgh। तो मीन्स इसको हम समझते कैसे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, तुमने क्या किया, उसे ग्राउंड से उठा करके कोई h हाइट पे रख दिया, कोई m मास के ऑब्जेक्ट को। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या चाहेगा कि वो फॉल करे नीचे की ओर, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में। तो जब हम उसे उस हाइट पे पकड़ के रखें, मीन्स कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा ना हमें वहाँ पे उसको रखने के लिए। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स उसमें बेसिकली हम लगा रहे हैं वहाँ रखने के लिए, उसके कारण उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। और जैसे ही हम उसे हटा देंगे, मीन्स जब वो एम जी हाइट पे, तो हम उस पर नीचे एम जी की हाइट लग रहा है, हम ऊपर में भी इधर एम जी लगाते फोर्स, ताकि वो उस पोजीशन में मेंटेन रहे। और उसके बाद फिर इस कारण से जो है इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी आता है बेसिकली, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, एम जी एच। अब जैसे ही हम वो एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, ग्रेविटी इस्पेक्ट करेगा, और ये मीन्स धीरे धीरे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटता चला जाएगा, क्योंकि एच घट रहा है बेसिकली। और तुमको पता है जैसे जैसे वो फॉल करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, इंटर कन्वर्टेबल है। और ये दोनों मिलकर के मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि दोनों कंजर्व रहते हैं। तो देखो एक बात, हम्म तो ग्रेविटेशन फोर्स की तरह ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह ग्रेविटेशन उस तरह इलेक्ट्रोस्टैट्स है। हम्म तो अगर इसका पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी होता ही होगा, पक्का होता भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और क्या खासियत है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव होता है। सॉरी सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसी कंजर्वेटिव फोर्स का होता है। हम्म, और कंजर्वेटिव फोर्स हमने पढ़ा है, काफ़ी डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन क्या होता है कि वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। या फिर कह सकते हैं दूसरे टर्म में कि एक अगर साइक्लिक पाथ में चलेंगे तो वर्क डन जीरो होता है फोर्स के कारण। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, तो पहले ग्रेविटेशन से समझते हैं ग्रेविटी में कैसे। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहुँचाया, ठीक है, तो मुझे एम जी एच वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क डन मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब मैंने उसको वहाँ से छोड़ दिया बेसिकली नीचे, यहाँ से यहाँ ले जाने में तो कोई वकडन नहीं है ग्रेविटी के कारण। जब जब मैं वहाँ छोड़ूंगा तो मेरे द्वारा कितना वकडन हुआ, माइनस एम जी, चूँकि यहाँ पे एम जी ग्रेविटी वर्क कर रहा है, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ लाने में कोई वकडन नहीं। तो ये जो साइक्लिक पाथ मेरा बना, इसमें टोटल वकडन कितना हुआ, 0 ना। इसी तरह अगर हम लोग ये देखें इनिशियल और फाइनल पे कैसे ढूंढते हैं, तुम यहाँ से डायरेक्ट इस तरह ले जाओ, अभी कितना वकडन करना पड़ेगा, अगर एच हाइट है तो एम जी एच, तुम क्या करो स्टेप बाय स्टेप जाओ इस तरह। यहाँ से यहाँ जाने में मान लो ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है। यहाँ से यहाँ जाने में 0 वकडन ग्रेविटी के अगेंस्ट। यहाँ से यहाँ जाने में कितना, mgh1। फिर यहाँ से यहाँ जाने में 0, यहाँ से यहाँ जाने में mgh2, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 0, यहाँ से यहाँ जाने में mgh3। हाँ, यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में वकडन 0 है, तो इसका ये मतलब मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगेंस्ट ग्रेविटी हमारा वकडन 0 है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स इधर लग रहा है तो हम फोर्स इसके अगेंस्ट में किधर लगाएंगे, ऊपर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो वकडन 0 होगा बेसिकली। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ 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 वकडन 0 होगा। तो टोटल वकडन कितना हो जाएगा, mgh1 प्लस mgh2 प्लस mgh3, वो कुछ नहीं है बल्कि mgh1 प्लस h2 प्लस h3, और ये जो चीज़ है वो h के बराबर है। तो टोटल वकडन इसमें भी mgh है, इसमें भी mgh है। तो बेसिकली वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि तुम शुरू में कहाँ थे और बाद में कहाँ है, तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का बात करें, मीन्स अगर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए, तो जैसे फ्रिक्शन का ही एग्जांपल ले लो। फ्रिक्शन में बेसिकली क्या होता है कि मान लो तुम यहाँ से शुरू किए, ठीक है ना, ये एक फर्स्ट मान लो तुम इस तरह आगे बढ़े, अभी भी तुम पे फ्रिक्शन नेगेटिव वकडन होगा, मान लो माइनस न्यू एम जी, ये फोर्स लग रहा है, देन डिस्प्लेसमेंट एस मान लो, यहाँ से यहाँ गए, अभी भी तुम्हारा क्या नेगेटिव वकडन ही होगा, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, अभी भी तुम्हारा नेगेटिव वकडन होगा, जहाँ जहाँ फ्रिक्शन है तुम्हारा वकडन होना निश्चित है। तो तुम्हारा जो नेट सम होगा उसका, ये जो नेट सम है वो कभी तुम्हारा 0 नहीं होगा, जब तक कि तुम्हारा S1 S2 S3 S4 जीरो ना हो या न्यू जीरो ना हो, या तो ये कभी 0 नहीं होगा। तो फ्रिक्शन के द्वारा एक साइक्लिक पाथ में वकडन कितना हो रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 बेसिकली, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ना, अब मीन्स देखते हैं क्या हो कह रहा है। तो जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है, यहाँ मैंने एक चार्ज क्यू रखा था, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये इस पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में होगा। अब ये मान लो पी पोजीशन है, मुझे इसे क्यू पोजीशन पे लाना है, तो मुझे बेसिकली क्या करना होगा कि इस पे एक फोर्स लगाना होगा इस डायरेक्शन में, तक जिससे ये यहाँ पे आए वकडन। तो उस फोर्स के कारण जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये अगर मान लो एफ इलेक्ट्रिकल है, ये मैंने फोर्स लगाया एफ अप्लाइड, तो वकडन कितना हो जाएगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट पी क्यू लेते हैं तो एफ ए इंटू पी क्यू हो जाएगा वकडन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा दो कन्वेंशन होता है जब हम ये काम इसको डिफाइन करते हैं ना, बेसिकली पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो वर्कडन मुझे यहाँ से यहाँ करने में लगा वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। ग्रेविटेशन वाले केस में क्या था, यहाँ से यहाँ ले जाने में हमें जितना वर्कडन लगा mgh बेसिकली वही हमारा, क्योंकि हम इस पर फोर्स कितना लगाएंगे, यहाँ पे है तो ऊपर ले जाने के लिए mg फोर्स लगाएंगे ऊपर ले जाने के लिए, और ये जो हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h, तो वर्कडन कितना हो जाएगा mgh। यही mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सेम केस यहाँ है, यहाँ मैंने एफ ए वर्कडन किया इसका अगेंस्ट में, तो यही, और इतना मान लो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्कडन कितना हो जाएगा एफ इंटू पी क्यू, और यही वर्कडन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। फिर अगर मैं यहाँ पे इसको वो जो फोर्स लगाया हूँ उसको अगर मैं यहाँ छोड़ देता हूँ तो ये वापस इधर ही चला जाएगा जहाँ से मैंने लाया था पी पोजिशन पे ना।
हम्म, तो जैसे यहाँ पे हम लोग जब ये काम डिफाइन करते हैं इस तरह से, तो हमारा दो एजम्पशन रहता है यहाँ पे। पहला एजम्पशन रहता है क्या, कि जब हम क्यू को यहाँ से पास ला रहे हैं तो पक्का ये क्यू के कारण इस पर तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है इससे क्यू का जो है इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड, मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज होगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चारों तरफ चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन चेंज नहीं होता, तो इसको हम लोग कैसे मीन्स, पहले भी मैंने बताया था कि जब मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब हम लोग क्यू को किसी और को एक एक्सटर्नल फोर्स क्यू को भी दे रहे हैं जिससे कि वो उसी पोजीशन पे रहे। और सेकंड फैक्ट देखो ध्यान से देखना, अब जब मैं यहाँ मेरा क्यू था, इस पर एफ फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसको इधर इस क्यू के पास ला रहा हूँ तो मैं इस पर एफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये जो एफ होता है वो एफ के बराबर होता है, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन के साथ तो लाना नहीं है ना। यहाँ पे बात है जब दोनों फोर्स बराबर है तो इस पर तो नेट एक्सीलरेशन जीरो है, अभी ये रेस्ट पे था, तो ये फिर वेलोसिटी में कैसे आया, मीन्स मूव ही कैसे करेगा जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो यहाँ हम लोग ऐसा मीन्स डिफाइन करते हैं कि ये जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी स्लो होता है, मतलब वो कहते हैं ना इनफाइनाइटसिमल स्पीड, वो होता है बेसिकली, मीन्स काफ़ी स्लो मूवमेंट, टक 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 धीरे 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 यहाँ पे लाते हैं पी से आर में, पी से क्यू में, सॉरी। और ये मीन्स एफ इज इक्वल टू एफ होता है जस्ट। तो वर्क डन क्या हुआ, अब देखो वर्क डन पहले डिफाइन करते हैं। ना तो हम लोग क्या कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पी, मीन्स फाइनल पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी था इसके पास। तो फिर मैंने क्या कहा, बेसिकली मीन्स जो वर्क डन करता है वो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है क्या कि वर्क डन तो एक फिजिकल क्वांटिटी हम जानते हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ यू क्यू माइनस यू पी, तो ये जो डिफरेंस है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन। लेकिन यू क्यू जो है मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, जब में हम ये लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बेसिकली। मीन्स हमारे पास जो मीन्स जो बात करने लायक चीज़ है वो ये है, जो पॉइंट में रखने लायक चीज़ वो ये है कि पोटेंशियल जो मैन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपने आप में कुछ नहीं है, मीन्स ये एग्जिस्ट भी नहीं करता, इस टाइप में समझो। पोटेंशियल एनर्जी का कौन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, वो डिफरेंस है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं बेसिकली वर्क डन के फॉर्म में। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, मीन्स हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, तो उसको कैसे डिफाइन किया गया। तो उस केस में क्या किया गया है ना कि जैसे हम लोग कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो मान लो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जैसे इस तरह समझो, ये क्यू था, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट आर था, तो यू पी ऑफ आर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर इज नथिंग बट यू पी माइनस यू आर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, मीन्स साइंटिस्ट ने कुछ भी, फिजिसिस्ट कह सकते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि उसने एक जगह लिया जहाँ पे कि हमारा पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि हम लोग जैसे कह सकते हैं ना कि पोटेंशियल जो है पी का विथ रिस्पेक्ट टू आर, मतलब आर के रिस्पेक्ट में पी का पोटेंशियल ये होगा यू पी माइनस यू आर। तो उन्होंने क्या किया कि आर को इन्फिनिटी ले लिया जहाँ पे कि पोटेंशियल हमारा जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो होता है, आर को इन्फिनिटी ले लिया तो यू आर इक्वल टू जीरो हो गया। तो बेसिकली तो उस तरह डिफाइन करता है यू पी इज इक्वल टू यू पी, बेसिकली पोटेंशियल यू पी या इन्फिनिटी इज इक्वल टू यू पी। ये समझ में आया, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं। पहले हम लोग देखो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम आर टू पी। तो पोटेंशियल एनर्जी के नोटेशन को लाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि
आर को इन्फिनिटी कर दिया बेसिकली, तो उस केस में जो हमारा यू आर हो गया वो जीरो हो गया। तो यूपी पी इज नथिंग बट पोटेंशियल एट पी, सॉरी पोटेंशियल एट पी, हाँ ठीक है। यूपी इज इक्वल टू यूपी आर हो गया। यूपी आर क्या था हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इसको तो हम लोग मेजर कर ही सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी, इस प्रकार से डिफाइन होता है। तो बेसिकली यूपी इन्फिनिटी, यार कह सकते कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट यूपी माइनस यू इन्फिनिटी। नाउ potential difference is equal to this, that is nothing but क्या, work done in bringing from infinity to p। now ये तो हमने कह चुका कि ये जीरो होगा, therefore up is equal to work done in this, from here ये definition आता है, this term is equal to work done, potential energy difference basically। तो ये है हमारा potential energy का कॉन्सेप्ट। तो देखो जब हम वर्क डन के फॉर्मूला को देखते हैं, यू पी माइनस यू आर आता है, अगर हम आर से ला रहे हैं पी पे, तो ये जो वर्क डन है वो सिर्फ पी पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन, सॉरी फाइनल और इनिशियल पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि वो पास पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कंजर्वेटिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखता है। और दूसरा तो हमने देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी कोई चीज़ नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग नथिंग बट, जिसको कहते हैं हम लोग वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया कि इन्फिनिटी के साथ हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया उस पॉइंट का, जो हम लोग मेजर कर ही सकते हैं वर्क डन फ्रॉम दैट पॉइंट, इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस व्हेन वन पॉइंट इज इन्फिनिटी। तो तुम्हारा मन, तो हमने इन्फिनिटी लिया, तुम कुछ और भी ले सकते हो, तो उस जगह पे मान लो पोटेंशियल अल्फा होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना, उस जगह पे पोटेंशियल अल्फा होगा। तो जैसे ये हमारा वर्क डन था, तो दिस वर्क डन इज नथिंग बट यूपी माइनस उस जगह का पोटेंशियल कितना था, अल्फा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यूपी इज इक्वल टू वर्क डन प्लस अल्फा। ध्यान से देखना, तो मान लो पी, मैंने आर पॉइंट ही लिया, ठीक है, आर पॉइंट पे पोटेंशियल अल्फा था, ठीक है, समथिंग लाइक दैट मीन्स, हाँ ऐसा मीन्स जस्ट एज अ रेफरेंस हम लोग कह दिए कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो अल्फा होगा, देन उस पॉइंट के रेफरेंस में बाकी सबका पोटेंशियल हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि जैसे ये आ रहा है, मैंने कह दिया कि यहाँ पे जो जब भी यहाँ पे आएगा तो इसका पोटेंशियल अल्फा होने वाला है, निश्चित है। तो बाकी अगर हमको पी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना, तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि आर से पी लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा प्लस ये अल्फा क्वांटिटी, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट पी पॉइंट। अगर क्यू है तो आर से क्यू जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा प्लस अल्फा क्वांटिटी। तो जस्ट पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इतना था मीन्स। अब थोड़ा डेफिनेशन पे आते हैं, तो इसका डेफिनेशन में मैंने वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी क्यों लिखते हैं वो समझ में आया ना बेसिकली। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो जैसे हमने क्या किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, क्या किया था, जो एक और चार्ज था टेस्ट था उसको बेसिकली +1 कूलम कर दिया था ना, तो इस केस में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कुछ इसी तरह डिफाइन करते हैं। कैसे, तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किया, वर्क डन इज ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज नथिंग बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी। तो ये हो जाएगा उस जगह का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। याद रखना यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल नाम का कोई चीज़ नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग पोटेंशियल को जबरदस्ती मीन्स डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट पी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो चलो मीन्स कैलकुलेशन का पार्ट भी कर ही देते हैं। जैसे ये तो समझ में आ गया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल किससे भी से डिनोट करते हैं, भी एट पॉइंट पी इज नथिंग बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी।
तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस इन्फिनिटी टू पी, क्योंकि फोर्स हमारा डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है तो हमें इसका बेसिकली इंटीग्रल लेंगे ना, ये फोर्स ए नहीं, फोर्स अप्लाइड होगा जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। इस तरह प्लस क्यू, ये ठीक है, ये एफ इलेक्ट्रिकल है, ये एफ ए है, ये मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये पी पॉइंट था, ये आर पॉइंट है, इस तरह समझो पहले, पी आर के, सॉरी ये पी मान ये आर मान, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फोर्स भी ये सेम डायरेक्शन है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस फोर्स इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ दिस फोर्स, पता है ना, तो माइनस ऑफ एफ ई डॉट डी आर फ्रॉम आर टू पी, रुको रुको पहले इस तरह दिक्कत ना आ जाए, सिंपल लिखो, आर टू पी एफ अप्लाइड डॉट डी आर, ध्यान से देखना। नाउ दिस एफ अप्लाइड, पहले डॉट डी आर का मतलब क्या हुआ, दोनों से सेम डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो दैट इज वन, टू पी, और एफ है मतलब माइनस ऑफ एफ ई। नाउ फॉर माई केस हम पहुँच चुके हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं पॉइंट पी, तो आर इज नथिंग बट इन्फिनिटी, और पी पॉइंट पी मान लो क्या कि इस क्यू से आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना, तो ये आर हो जाएगा, और एफ ई याद है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर विथ नेगेटिव साइन, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा के क्यू बाई आर इन्फिनिटी टू आर, that is kq by r minus kq by infinity, that is nothing but kq by r, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया kq by r। अब देख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, चूँकि डॉट वर्क डन क्या होता है, स्केलर होता है, और पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन, तो ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और यही वो चीज़ है जो हम लोग को मीन्स काफ़ी पसंद आता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर एडिशन नहीं करना, नॉर्मल एडिशन होगा, तो इसीलिए ये जो चैप्टर है वो लॉजिकल काफ़ी बनता है, लेकिन न्यूमेरिकली काफ़ी आसान होता है। स्केलर क्वांटिटी होगा, बाकी एट पॉइंट पी हम तो जान ही गए, इज के क्यू बाई आर, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज क्यू, बस। प्रॉपर्टीज, स्केलर क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, ये पता है ना, ये बेसिकली एक तरह से ये भी एक डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है फ्रॉम पॉइंट बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, सॉरी इन्फिनिटी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मीन्स ये जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन था पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, ये कुछ और सिस्टम्स का पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे, देन पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे, मीन्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेसिकली, काफ़ी ज़्यादा, बस। इट्स ओके, थैंक्स।